Hello everyone. Uh, so we will start our session, our webinar in few minutes. And before that, I would like to do a little hands-on. And you have this uh, question in your chat box that you can use to answer. Okay. So how many of you are still just learning about MongoDB? I mean that how many of you are not using MongoDB as of now in production? Okay. And how many of you are already using MongoDB in production? Hmm. Yeah, thank you. Thank you. Thank you for your answers. So pretty much a good number of people who are already using MongoDB in the production. This means that you must have faced all the challenges which most of the time MongoDB people face. Hmm. Yeah, Vishal, we can do this session in Hindi also, but I think audience I want to reach a wider audience. That's why I'm trying to do it in English. Hmm. Yeah, we can always do a poll that if you people want it in Hindi or English, but I would not like to do it today. Maybe for our future sessions, we can do it in, or what I can do that I can do the sessions in different languages at different time. Mhm. Why not this time? Okay. Okay, so yeah, I agree that we can do a show of hands. So, does anyone have any challenge with the Hindi language here? Okay, just say yes if you have difficulty in understanding Hindi. Okay, good. No one is responding to that questions. Please, I'm not going to judge you for that. Hmm. Or maybe I'm not asking it in the right forum. Uh, Okay, so I think almost every one of you want to do it in Hindi, so I'm okay with that. Yeah, that's all. I didn't hear any specific challenge from anyone. Okay, that's okay. I think we are already past 3-4 minutes. So let's start this in Hindi. So in it's difficult to shift to another language so instantly. Okay, so आज हम इस सेशन में मोंगोडीबी जो कि एक नोस्क्यूएल कैटेगरी का डेटाबेस है उसके बारे में और उसके स्पेशली उसके डेटा स्ट्रक्चर के बारे में उसके स्कीमा डिज़ाइन के बारे में 10 मेजर टॉपिक डिफरेंट आइटम्स हम कवर करने की कोशिश करेंगे और जब मैं ये सब कर रहा हूँ तो मेरा जो सबसे प्रमुख उद्देश्य है वो ये है कि मैं आपके कुछ मेमोरी कोड्स को टच कर सकूँ जैसा कि आप लोगों ने ऑलरेडी बताया कि मोस्ट ऑफ यू पीपल आर ऑलरेडी डूइंग वर्क इन प्रोडक्शन विद मोंगोडीबी तो इसका मतलब है कि आपने बहुत सारी ये चीज़ें फेस की होंगी और कई बार प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट ऐसी आई होगी
तो आपके ये मेमोरी कोड्स कहीं ना कहीं टच होंगे और आप इसे रिलेट कर पाएंगे। वो लोग जो अभी प्रोडक्शन में यूज़ नहीं कर रहे और पहली बार इस मोंगोडीबी सेशन को देख रहे हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड कि आखिर मोंगोडीबी क्या है, उनके लिए भी ये सेशन काफ़ी यूज़फुल होगा इन द वे कि जो बहुत कुछ कॉमन फीचर्स हैं वो मैं कुछ हद तक, खासतौर से इसके जो डेटा स्कीमा और स्ट्रक्चर्स को लेकर जो बातें हैं उनको मैं इस सेशन में कवर करने वाला हूं। तो प्लीज स्टे ट्यून। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क दैट इन चैट। वी हैव म्यूटेड ऑल ऑफ द माइक just to manage the sessions in some efficient manner. So if you have any question, please ask that in chat. You already have access to your chat box. Thank you. Okay, so 10 वो चीजें जो हमें मोंगोडीबी के डेटा स्ट्रक्चर्स को और उसके स्कीमा डिजाइन को समझने में हेल्प करती हैं, वो सब हम इसमें कवर करेंगे। और हम कोशिश करेंगे जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन या कुछ रेफरेंस मटेरियल हमें अवेलेबल है इंटरनेट पर, उसके साथ मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकूं। ये एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये कोई एक मोंगोडीबी क्लास नहीं है। ये सिर्फ एक मोंगोडीबी के फीचर्स को डिस्कस करने के लिए एक वेबिनार है जहाँ पे हम उन फीचर्स को डिस्कस करेंगे, कुछ उनके शायद एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो जो सबसे पहला फीचर और सबसे पहली चीज़ जो हमें बहुत ध्यान रखनी है जब हम मोंगोडीबी में मूव करते हैं या मोंगोडीबी इकोसिस्टम में हम आते हैं, वो है इसका यूयूआईडी कॉन्सेप्ट। तो जो भी डेटा होता है हमारा मोंगोडीबी के कलेक्शंस में, तो ये यूजुअली इस तरीके से हायरार्की मेंटेन होती है कि हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, उस डेटाबेस के अंदर कलेक्शंस होती हैं और इन कलेक्शंस, तो कलेक्शंस आर इक्वल टू द टेबल। जो हम आरडीबीएमएस वगैरह में जो टेबल्स वर्ड हम यूज करते थे, यहाँ पे हम टेबल शब्द यूज ना करके कलेक्शन शब्द यूज होता है और उस कलेक्शन के अंदर सारा डेटा होता है। तो जैसे हम वहाँ रो बनाते थे सीक्वल के अंदर, यहाँ हमारी कलेक्शन में जो हम डेटा स्टोर करते हैं, जेसन में जो एक डेटा स्टोर होता है एक तरीके से जेसन डॉक्यूमेंट, तो हम उन्हें कहते हैं डॉक्यूमेंट्स। तो जितने भी डॉक्यूमेंट हमारे इंसर्ट होते हैं मोंगोडीबी कलेक्शन के अंदर, उन सब के पास एक स्पेसिफिक यूयूआईडी होता है, एक तरीके की आईडी अंडरस्कोर आईडी करके इस कॉलम का नेम होता है। और इस कॉलम की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये यूनिकली आइडेंटिफाई करता है उस रिकॉर्ड को। और ये एक मस्ट हैव चीज है। मस्ट हैव चीज इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि आपको प्रोवाइड करना ही करना है जब आप अपना कलेक्शन वहां पर एंटर कर रहे हैं। इट्स मस्ट इन द वे कि अगर आप प्रोवाइड नहीं करते हैं तो मोंगोडीबी सिस्टम खुद जनरेट करता है, या तो आप खुद प्रोवाइड कर दीजिए। तो लेट मी जस्ट go to this official one. So this is a 36 character string. थोड़ा सा माउस मेरा जंप कर रहा है, 1 मिनट। तो यूयूआईडी जो होता है वो हमारा एक 36 कैरेक्टर का अल्फा न्यूमेरिक एक नंबर होता है। और ये ऑप्शनल होता है इन द वे कि जब आप डॉक्यूमेंट इंसर्ट कर रहे हैं तो आप अपनी तरफ से प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर आप प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं तो सिस्टम खुद जनरेट करता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम आरडीबीएमएस में कई बार टेबल बिना आईडी के बना लेते थे, बिना प्राइमरी आईडी के और बिना ऑटो इंक्रीमेंट फील्ड के, यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पर क्योंकि ये हमारा एक हॉरिजॉन्टल स्केलेबल डेटाबेस है और मेरे ख्याल से कुछ लोग अगर माई सीक्वल या किसी दूसरे आरडीबीएमएस बैकग्राउंड से आए हैं तो वो समझ सकते हैं कि जब हम क्लस्टर बनाते थे माई सीक्वल के या किसी दूसरे डेटाबेस के, तो उस वक्त ऑटो इंक्रीमेंट फील्ड को हैंडल करना कितना टफ होता था। उन्हीं ऑटो इंक्रीमेंट फील्ड के जो चैलेंजेस थे स्पेशली हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करने में, वो चीज़ें हैंडल हुई हैं मोंगोडीबी जैसे डेटाबेसेस में यूयूआईडी के थ्रू। तो आपको ये बहुत अच्छे से समझना है कि यूयूआईडी बहुत जरूरी चीज है। कई लोगों को मैंने देखा है कि वो यूयूआईडी, पहला क्वेश्चन उनका होता है कि क्या मैं ऑटो इंक्रीमेंट फील्ड यूज कर सकता हूँ, क्या मैं ऑटो इंक्रीमेंट कर सकता हूँ? तो नहीं,
बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा कोई भी फीचर मोंगोडीबी में नहीं होता है। लेकिन अगर आपका यूज केस कुछ इस तरह का है कि आपको ऑटो इंक्रीमेंट चाहिए ही चाहिए, तो देयर आर सम वेज थ्रू विच यू कैन डू इट, और मैं अभी उस पर आऊँगा थोड़ी देर में। लेकिन यहाँ पर ऑटो इंक्रीमेंट नहीं होता है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है। वैसे भी अगर आप प्रैक्टिकली देखो तो जो ऑटो इंक्रीमेंट फील्ड आप यूज़ करते थे, अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग ए यूनिक नंबर, उसका रोल क्या था? आप कभी भी ट्रैवर्स तो करते नहीं थे उनको उन नंबर्स पे 1 2 3 कर कर, क्योंकि कभी भी कोई बीच का नंबर डिलीट किया जा सकता है। और ख़ास तौर से जहाँ हम क्लस्टरिंग करते थे, वहाँ तो नंबरिंग वैसे भी कभी सीक्वेंस में नहीं होती थी उसकी। वहाँ पर ऑटो इंक्रीमेंट फील्ड का जो मेजर टारगेट होता था, वो एक यूनिक नंबर प्रोवाइड करना होता था हमारी प्राइमरी की को। तो वही सिस्टम यहाँ पे एक अलग तरीके से जनरेट किया गया है। इसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि मान लीजिए आप 4 डिफरेंट जगह से 4 डिफरेंट राइटर्स पर राइट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी डिफरेंट 4 मशीनों को ये जानने की जरूरत नहीं है कि अगली ऑटो इंक्रीमेंट वैल्यू क्या होगी। एक यूनिक नंबर जनरेट होगा जो कि रियल में यूनिक होगा, कभी किसी दूसरे नंबर से मैच नहीं खा सकता। उसका प्रॉपर प्रोविजनिंग की गई है उस एल्गो के अंदर। और चारों डिफरेंट मशीन चारों आईडीज को रिकॉर्ड करेंगी, और इन द बैक एंड असिंक मोड में एक दूसरे के साथ एक दूसरे को सिंक कर लेंगी चारों मशीनें। अगर यही चीज नंबर आपसे प्रोवाइड किया गया होता और ये यूनिक ना होता, तो देन चैलेंज हो सकता था। क्योंकि अगर चारों मशीन पर एक ही नंबर एक साथ दे दिया गया, एक ही आईडी एक साथ दे दी गई, देन आपस में सिंकिंग कैसे होगी? ओके, सो जो दूसरा कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करना चाह रहा था आपसे, जिस पे मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा अपना अटेंशन दें, दैट वाज यूजेस ऑफ ऑटो इंक्रीमेंट। तो यूजेस ऑफ ऑटो इंक्रीमेंट की अगर हम बात करें, तो अपने आप में जैसा मैंने अभी कहा कि आपको ऑटो इंक्रीमेंट यूज नहीं करना है, कोशिश भी नहीं करनी है। ऑटो इंक्रीमेंट इज एंटी पैटर्न। स्पेशली अगर आप नोसिक्वल यूज करना चाहते हैं, इट जस्ट लाइक कि मुझे हेलीकॉप्टर तो यूज करना है, बट मुझे कुछ फीचर रेल वाले ही चाहिए। या इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि मुझे रेल में जाना है, बट कुछ फीचर मुझे हेलीकॉप्टर वाले ही चाहिए। मतलब मैं ऐसा रिवर्स एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि आपको ये ना लगे कि मैं आरडीबीएमएस को रेल और मोंगोडीबी को एरोप्लेन बोल रहा हूँ। तो मेरा दोनों को कंपेयर करने का या किसी को छोटा दिखाने का कोई मकसद नहीं है। मैं जस्ट आपको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक फीचर दूसरे उसमें। तो नो सीक्वल वर्ड की चीज़ें अगर आप नो सीक्वल में यूज़ करने की कोशिश करोगे, तो आप पर्पस डिफीट कर रहे हो एक्चुअली। तो इसके स्कीमा को समझने के लिए, इसके पूरे इकोसिस्टम को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसको बेहतर यूज़ करने के लिए, कि आप ऑटो इंक्रीमेंट जैसी चीज़ें ना करें, उन पर रिलाई ना करें। अपने डेटा पैटर्न को, अपने डेटा एक्सेस पैटर्न को बदलिए। ऑटो इंक्रीमेंट इज नॉट गुड थिंग, बट स्टिल इफ यू वांट टू डू दिस थिंग, सो देयर आर वेज थ्रू विच यू कैन अचीव दैट। ऑब्वियसली जब आप ये सब चीज़ें करेंगे, तो बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारी नई चीज़ें शायद आप लूज कर जाएं। बहुत सारी ये एक डॉक्यूमेंटेशन है, जैसा आप देख सकते हैं कि आप ये कैसे उसमें काम, आप कैसे इसको डिफरेंटली बना सकते हैं, कैसे ट्रिगर क्रिएट कर सकते हैं, वो ट्रिगर कैसे पुरानी वैल्यू लेंगे और नया नंबर जनरेट करेंगे। तो सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। तो पॉसिबिलिटी इज अ डिफरेंट थिंग, बट इट इज नॉट ए फीचर विच इज बाय डिफॉल्ट अवेलेबल, क्योंकि नो सीक्वल ऑटो इंक्रीमेंट के लिए होते ही नहीं हैं। इवन सीक्वल वर्ड में भी ऑटो इंक्रीमेंट में नंबर इंक्रीमेंट का कोई खास रोल नहीं होता, अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग ए यूनिक वैल्यू। अच्छा, जो दूसरा आइटम था हमारा, अब मैं तीसरे आइटम की तरफ मूव करता हूँ। वो जो तीसरा आइटम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा, वो है कि आखिर हम अपना स्कीमा बनाते कैसे हैं। क्योंकि ये तो आपने सुना होगा कि ये स्कीमा लेस डेटाबेस है।
कोई स्कीमा बनाने की जरूरत नहीं होती, आप सीधा जेसन का डॉक्यूमेंट बनाइए और उसको इंसर्ट करना शुरू कर दीजिए। तो अगर ये स्कीमा लेस है तो कहीं तो कुछ पैटर्न रखने पड़ेंगे ना शायद हमें, एटलीस्ट एप्लीकेशन लेवल पर कहीं तो समझना पड़ेगा कि हम रख क्या रहे हैं। तो जो इसका सबसे पॉपुलर डिज़ाइन पैटर्न है अगर हम देखें, वो है एम्बेडेड। तो सपोज मैं एक यूज़र की कलेक्शन बना रहा हूँ और एक यूज़र के पास कुछ एड्रेसेस हैं, मल्टीपल शिपिंग एड्रेस हो सकते हैं इस यूज़र के। तो मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं अपने यूजर डॉक्यूमेंट के अंदर ही एक शिपिंग नाम की की बनाऊं और शिपिंग एड्रेसेस नाम की, और उसके अंदर उसके मल्टीपल एड्रेसेस सेम कलेक्शन में डाल दूं। इससे क्या होगा कि जब भी मैं यूजर का ऑब्जेक्ट निकालूंगा तो उसके शिपिंग एड्रेस भी मुझे एक साथ ही मिल जाएंगे। यहाँ पे आप ये कुछ एग्जांपल देख सकते हैं इस पेज पर। मैं ये सारे पेज उसमें डाल दूंगा, आपके लिंक में आपको एक फाइल में लिंक दे दिया जाएगा। और अगर बाद में आप इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह सुन रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि जो भी रेफरेंस, लाइक अगर यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मैं दे दूंगा। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि आप फॉर एग्जांपल लेबल आप हाईलाइट करना चाहते थे इस यूजर के अंदर, तो आप लेबल नाम की एक की बनाकर इसी के अंदर बाकी, लाइक इस केस में एड्रेसेस, मल्टीपल एड्रेसेस हो सकते हैं और इसी के अंदर हमने एम्बेड कर दिया। यानी कि जो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है अबाउट सम एंटिटी, वो हमने एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर, यानी कि हमने एक दूसरी कलेक्शन नहीं बनाई, एक दूसरी टेबल जैसी कलेक्शन नहीं बनाई एड्रेसेस के लिए। हमने यूजर्स टेबल्स के अंदर या यूजर्स कलेक्शन के अंदर ही एड्रेस नाम की की बनाकर उस डेटा को स्टोर करना शुरू कर दिया। तो इसके सबसे बड़े फायदे ये हैं कि आपको डेटा इजीली एक्सेसिबल हो जाता है। आपको जितनी भी नई की बनानी है आप आसानी से बना दीजिए। नुकसान वहां पर होता है जहां पर हो सकता है जो हम एसोसिएटेड एम्बेडेड फील्ड बना रहे हैं उसकी वैल्यूज बहुत सारी हैं। सपोज मैं एक की बनाता हूं माय फेवरेट बुक्स यूजर्स के अंदर, तो अगर 2 या 4 ही वैल्यू वहां पर हम डाल रहे हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन हो सकता है यहाँ पे यूजर 100, 200 या 500 बुक्स के रेफरेंसेस डालना चाहे। उस केस में ये हमारी जो कलेक्शन है बहुत बड़ी बनती चली जाएगी, तो यहाँ पर तो बड़ा चैलेंज आ जाएगा। तो उस केस में तो यही रिकमेंडेड है कि आप इसको डिफरेंटली हैंडल करें, एम्बेडेड। तो स्कीमा और जितने भी हमारे डिजाइन पैटर्न होते हैं इनमें एक बहुत चीज बहुत समझने की जरूरत है, वो ये कि कोई भी जो डिजाइन पैटर्न है वो आपके स्पेसिफिक यूज केस को सॉल्व करता है। लाइक जैसे अगर 500 या मोर देन अनलिमिटेड बुक्स का आप उसको परमिशन दे रहे हैं ऐड करने की इंटरफेस के थ्रू, और अगर आप उसको सेम यूजर कलेक्शन में ही रखते चले जाएंगे तो आपको यूजर कलेक्शन को मैनेज करना ड्यू टू इट्स शेयर साइज विल बी डिफिकल्ट। तो यहाँ पे कई लोग क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि ओके एड्रेसेस हैं, हमें पता है यार 3, 4, 5 एड्रेस से ज़्यादा क्या हो सकते हैं, इस केस में सिर्फ 3 या 4 की एंट्री वहां पर करा ली गई। बुक्स में 500 हो सकते हैं तो बुक्स के लिए जस्ट बुक्स की एक बुक नाम का कलेक्शन अलग क्रिएट किया, उसका जो आईडी निकल के आता है वो रेफरेंस जस्ट आईडी देती है हमने। कुछ लोग इससे आगे बढ़ के करते हैं, वो क्या करते हैं कि ओके शुरू की 3 बुक मैं यूजर के अंदर एम्बेड करके रखूंगा, उसके बाद की जितनी भी बुक हैं वो मैं एक सेपरेट कलेक्शन में रखूंगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं यूजर की इंफॉर्मेशन दिखाना चाहता हूँ तो उसकी 3 जो फेवरेट बुक हैं वो टॉप उसी पे आ जाएंगी, और अगर वो मोर पे क्लिक करता है तो मैं यूजर के ऑब्जेक्ट से रेफरेंस लेके बाकी बुक्स की आईडी उसके वहां से दिखा सकता हूँ। तो ये एक हाइब्रिड काइंड ऑफ मॉडल हो जाता है। जो दूसरे टाइप का मॉडल है जिसमें हम सिर्फ आईडी को रेफरेंस करते हैं वो रेफरेंस स्कीमा कहलाता है। एंड दैट इज माय फोर्थ पॉइंट एक्चुअली इस तीसरे के बाद। तो आपको ये बहुत ध्यान से समझना है कि आप जो एम्बेड करना चाहते हैं उसका फ्यूचर साइज क्या हो सकता है। आप जब इस डेटा को यूज करेंगे फ्यूचर में तो उसका फ्यूचर साइज या फ्यूचर यूजेस क्या हो सकते हैं, ये आपको समझने की ज़रूरत है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें इंडिपेंडेंट एक्सेस ही होता है, क्योंकि आपको किसी दूसरी कलेक्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा
और जो चौथा हमारा पॉइंट है दैट यू शुड नो इज रेफरेंस स्कीमा। तो रेफरेंस स्कीमा की हम जब बात करते हैं तो जैसा अभी मैंने हाईलाइट किया था कि मान लीजिए बुक्स हैं और बहुत सारी बुक्स हैं और वो हम सेम डॉक्यूमेंट में एम्बेड नहीं कर सकते, मीन्स टेक्निकली वी कैन बट इट विल बी काउंटर प्रोडक्टिव फॉर द परफॉर्मेंस एटसेट्रा। तो उस केस में हम रेफरेंस मॉडल यूज करते हैं। अगर आपने देखा हो, याद किया हो, आरडीबीएमएस में जब आप काम करते हैं तो आप अगर इसी सिचुएशन को आप आरडीबीएस में हैंडल करते तो आप शायद ऐसे करते कि एक यूजर की टेबल बनाते और एक बुक्स की टेबल बनाते और बुक्स के अंदर यूजर की आईडी का रेफरेंस कर देते। तो तब भी जब भी आप बुक्स निकालना चाहते किसी यूजर की, जस्ट आप एक ज्वाइन लगाते और जितनी भी एंट्रीज बुक्स के अंदर उस यूजर के लिए हैं वो आप निकाल के सारी दिखा देते। तो इस केस में वो 5 हो सकती हैं, 500 हो सकती हैं या 5000 हो सकती हैं और आप ज्वाइंस बना सकते थे। तो अगर आपको ये लगता है कि आपको ज्वाइंस की जरूरत है, ज्वाइन की रिक्वायरमेंट है, तो बाय डिफॉल्ट ज्वाइन नहीं होता किसी भी नोसिक्वल में। ऑल्दो उसका जो इकोसिस्टम होता है, उसकी जो लाइब्रेरीज होती हैं, मल्टीपल लाइब्रेरीज, वो आपको इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती हैं कि आप जॉइंस जैसा बिहेवियर कर सकते हैं। तो जैसे कि इस केस में भी आप ये देखें कि लुकअप और ग्राफ लुकअप जो अलग से हमें कुछ काइंड ऑफ ये कह सकते हैं टूलिंग है और ए वे है टू रेफरेंस द डेटा और टू फैच द डेटा। तो आप इन सब चीज़ों को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो कुछ हद तक आपको रेफरेंस बनाने का मौका मिल जाता है। और अगर आप सीक्वल वर्ड से आए हैं और तो अगर मैं प्रैक्टिकली बोलूं तो रेफरेंस आपको बनाने ही पड़ेंगे। इट इज़ नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकल प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स में, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप बिना किसी रेफरेंस को बनाए अपने प्रोजेक्ट को फिनिश कर लें। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि सिर्फ एक ही कलेक्शन के अंदर सभी कुछ एम्बेड करके आप काम चला लें, क्योंकि आपको सेपरेट मुझे सिर्फ बुक ढूंढनी हो सकती हैं कि ओके कितनी बुक्स मेरे सिस्टम में हैं विच आर इन द फेवरेट ऑफ एनीवन। तो उस केस में अगर मैं यूजर्स के थ्रू ही जाऊंगा आई कैन स्टिल डू दैट, बट बहुत काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। मैं तो इस केस में चाहूंगा ना कि सीधा बुक कलेक्शन में जाऊं और उस डेटा को पढ़ लूं। और अगर मुझे ये पता करना है कि ये बुक किसकी द्वारा पसंद की जा रही है तो मैं उसका रिवर्स रेफरेंस यूजर आईडी वहां पर क्रिएट कर सकता हूँ, रेफरेंस के यूआईडी जो है हमारा। तो डेटाबेस रेफरेंस आपको इसके जरिए समझने की बहुत सख्त जरूरत है। जो पांचवा पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, और ये आपने बहुत वर्ड सुना होगा एक्चुअली, ये सिर्फ मोंगोडीबी स्पेसिफिक नहीं है। वैसे तो ये सारी चीज़ें मोंगोडीबी स्पेसिफिक हैं ही नहीं, ये बाकी जगह भी मैटर करती हैं। दैट इज फायर एंड फॉरगेट। तो हमने कोई एक्शन लिया एंड देन वी फॉरगेट अबाउट इट। तो हमने मोंगोडीबी को बोला कि ओके मेरी मेरा ये कलेक्शन अपडेट कर दीजिए, ये नया डॉक्यूमेंट इसके अंदर डाल दीजिए। मैंने वो जेसन उनको प्रोवाइड कराया एंड देन मैं भूल गया। मुझे नहीं पता कि मोंगोडीबी ने मेरी बात मानी या नहीं मानी, उसने वो डेटा सेव किया या नहीं किया, वो मेमोरी में ही था, उससे पहले ही सिस्टम क्रैश हो गया, मेरा डेटा सब खत्म हो गया। जो भी मैंने एक रो एंटर की थी या एक डॉक्यूमेंट एंटर किया था, हो सकता है वो पूरी तरह खत्म हो गया। इसे हम फायर एंड फॉरगेट बोलते हैं। कुछ केसेस में ये जरूरी होता है, जरूरी खासतौर से परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि इस केस में मैं रिजल्ट के लिए वेट नहीं कर रहा। मैं नहीं जान रहा कि ओके मेरे सिस्टम ने कैसा बिहेव किया, मैं सिस्टम का वेट ही नहीं करता। मैं जस्ट अपनी रिक्वेस्ट फायर करता हूँ एंड देन दूसरी रिक्वेस्ट पे बढ़ जाता हूँ। यहाँ मैं एज्यूम करके चलता हूँ कि मेरा सिस्टम बहुत अच्छा है, वो कर लेगा। इट जस्ट लाइक ऑफिस डेलीगेशन, जहाँ मुझे पता होता है कि मेरा कुलीग को मैं काम दे दूंगा, तो देन आई डोंट नीड टू टेक द रेस्पॉन्स और द स्टेटस ऑफ दैट टास्क, क्योंकि मुझे कहीं भरोसा है कि वो टास्क मेरा फिनिश हो जाएगा और मैं दूसरे टास्क पे बढ़ जाता हूँ। वो किसी दूसरे को देना है, मैंने उसको दे दिया। लेकिन साथ में प्रॉब्लम हो सकती है ना, हो सकता है वो कुलीग किसी प्रॉब्लम की वजह से या किसी भी चैलेंज की वजह से उसको फिनिश ही नहीं कर पाया और हमने कम्युनिकेशन पूरा ब्रेक कर दिया।
उसे इवन ये भी नहीं पता है कि ये किसने फायर किया था, कौन मुझे काम दे के गया था। तो अगर वो खराब भी हो गया तो वो बेचारा किसको जाकर बताएगा कि मैं इस काम को कर नहीं पाया, किसने मुझे दिया था, प्लीज दोबारा ट्राई कर लो। यहां पर हमें मोंगोडीबी कुछ टूल प्रोवाइड कराता है, और मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ राइट कंसर्न को। तो जब हम कुछ भी राइट करते हैं अपने मोंगोडीबी इंस्टेंस में, तो राइट कंसर्न हमें बहुत काम आते हैं। उनका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये कि मैं अब बता सकता हूँ, मैं पूछ सकता हूँ कि ओके मुझे ये स्टेटस चाहिए, मुझे आपसे कंफर्मेशन चाहिए कि आपने ये काम कितने तरीके से किया, सही से कर दिया या नहीं कर दिया, किस लेवल पर आपने छोड़ा है उसको। तो जैसे इसमें ये तीन ऑप्शन हैं बेसिकली, WJ एंड W टाइम आउट। तो जो राइट ऑपरेशन है इसमें एक वैल्यू अगर मैं प्रोवाइड कराता हूं, तो अगर मैं इसमें बोलता हूं सपोज option to request acknowledgement that the write operation has propagated to a specified number of MongoD instances or to MongoD instances within a specified with specified tag। तो जो भी आपने यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड करी, उस नंबर में कितनी जगह पे कितने इंस्टेंसेस में ये डेटा सेव हो गया, ये इंफॉर्मेशन मुझे एक्नॉलेज की जाएगी। जे के मामले में जो है ये बुलियन है, और यहाँ पे मुझे बताएगा कि क्या डेटा रियल में डिस्क पे रख दिया गया या सिर्फ मेमोरी में था। डिस्क पे रखने का मतलब है कि अब अगर फेलियर भी होगा, सिस्टम जाएगा भी तो डिस्क से रिट्रीव किया जा सकता है। मेमोरी का डेटा एक बार अगर चला गया ड्यू टू एनी एरर और एनी प्रॉब्लम, तो हम उसको वापस नहीं ले सकते। तो मुझे ये जानना है कि ओके ये डिस्क पे गया या नहीं गया। और तीसरा जो बहुत जरूरी है, हो सकता है जो ऑपरेशन जो काम पीछे कर रहा है वो अनलिमिटेड टाइम तक चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। तो मुझे कुछ एक वैल्यू तो चाहिए कि ओके भाई इसके बाद मैं नहीं पूछूंगा कि कितना टाइम लगना है, उसके बाद मैं मान लूंगा कि आपने मेरा काम नहीं किया, या जो भी मैं मानूंगा, जो भी मैं एक्शन लूंगा उसके बेस पर। तो यहाँ पर मैं टाइम आउट प्रोवाइड करा सकता हूँ। ये टाइम आउट वैल्यू इस स्पेसिफाइड टाइम के बाद इस ऑपरेशंस को ब्लॉक नहीं किया जाएगा, और जो भी मुझे एक्शन लेना है बेस्ड ऑन दिस आगे लिया जा सकता है। तो ये होता है हमारा फायर एंड फॉरगेट। तो चलिए अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, जो कि हमारा छठा पॉइंट है। एंड हमारा जो छठा पॉइंट है वो है स्कीमा लेस। तो ये तो आपने सुना होगा कि सब कुछ स्कीमा लेस होता है, स्कीमा आपको डिफाइन ही नहीं करना होता। मोंगोडीबी के अंदर आप सीधा डॉक्यूमेंट डालना शुरू करते हैं, दूसरे डॉक्यूमेंट की कीज बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट हो सकती हैं, एक्सेप्ट आईडी, इट कैन बी एनीथिंग। ऑल्दो ठीक है, कई बार हम ट्रिगर्स वगैरह के थ्रू या कुछ और कंडीशंस के थ्रू वैलिडेटर डाल सकते हैं, और वो वैलिडेटर वैलिड कर सकते हैं क्योंकि अगर ये वैल्यू या ये की अवेलेबल नहीं है तो वो एरर दे दी जाए। बट बाय डिफॉल्ट आप हमेशा कुछ भी चेंज कर सकते हैं, कुछ भी नई चीजें डाल सकते हैं। तो स्कीमा लेस है, लेकिन ये स्कीमा लेस क्या रियल में स्कीमा लेस होता है? तो एक चीज जो स्कीमा लेस में हमें समझने की जरूरत है बहुत अच्छे से, और जो बहुत काम के आती है, वो ये कि जब हम स्कीमा वर्ड यूज करते हैं तो ये डाटा राइट करने के लिए होता है। याद कीजिए जब आप टेबल बनाते थे, सॉरी ये मेरा जंप कर गया, तो मैं थोड़ा इसको वापस लाता हूँ। तो स्कीमा लेस में जो एक इम्पोर्टेंट चीज होती है समझने की वो ये, और इसका रेफरेंस मैं सीक्वल वर्ड के साथ लूंगा। तो आप सीक्वल वर्ड में क्या करते थे? डेटाबेस क्रिएट करते थे, स्कीमा क्रिएट करते थे जैसे, और हम टेबल्स बनाते थे, और टेबल का एक स्ट्रक्चर होता था, कोई आईडी होती थी, कुछ कॉलम्स होते थे, उनके डेटा टाइप डिफाइन होते थे।
और जब भी हम डेटा इंसर्ट करते थे, अगर एक्स्ट्रा कॉलम हमने डाल दिए या कम कॉलम डाल दिए, मतलब अगर हमने कॉलम्स को सही से जो उसका सीक्वेंस है या जो भी और रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, कंस्टेंट हम डाल सकते थे वहाँ पे, अगर उसको फॉलो नहीं करते थे तो हमें एरर आ जाती थी। अगर एक 3 कॉलम की टेबल में हम 4 कॉलम ऐड करने की कोशिश करेंगे तो हमारा जो इंसर्ट कमांड है वो फेल हो जाता था। मोंगोडीबी वर्ल्ड में फेल नहीं होगा, वो जो चौथी कॉलम है उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो अगर आप ध्यान से समझें तो ये क्या था, ये जो रेस्ट्रिक्शंस थे, ये जो कंडीशंस थी, ये राइट करते वक्त इंप्लीमेंट होती थी। नो सीक्वल वर्ल्ड में राइट करते वक्त बहुत कम कंडीशंस होती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब डेटा निकाल रहे होते हैं तो उस वक्त हम प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं कि ओके हमें क्या क्या डेटा अपने यूजर एप्लीकेशंस को दिखाना है। यानी कि इसको हम स्कीमा ऑन रीड बोलते हैं। जो नोसिक्वल वर्ल्ड में जो ज़्यादातर होता है वो स्कीमा ऑन रीड होता है, नॉट स्कीमा ऑन राइट। तो सीक्वल वर्ल्ड स्कीमा ऑन राइट को फोकस करता है, जबकि जो नोसिक्वल वर्ड है वो स्कीमा ऑन रीड को फोकस करता है। तो आप जस्ट ये देख सकते हैं। तो इसके जो बेनिफिट हैं वो आपको पता है कि आपके डेटा टाइप पर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आपको प्री डिफाइंड डेटाबेस स्कीमा की ज़रूरत नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात, जैसा आपने देखा होगा कि अगर आपने एक 14 कैरेक्टर का कॉलम बना लिया अपने सीक्वल के अंदर और अगर आप उसमें 20 कॉलम ऐड करने की कोशिश करते थे तो आपका डाटा ट्रंक हो जाता था। यहाँ पर इस तरह का कोई चैलेंज नहीं है, तो आपका डाटा ट्रंकेशन नहीं होता और आपको रियल टाइम एनालिसिस फंक्शंस बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। स्केलेबिलिटी तो उससे बेटर हो ही जाती है क्योंकि आप अपना डिज़ाइन, आपकी प्रोटोटाइपिंग बहुत जल्दी हो जाती है। एक्चुअली एक तरीके से देखें तो बाद में आप वैलिडेटर्स वगैरह के थ्रू अपना स्ट्रिक्टनेस ला सकते हैं स्कीमा के अंदर, बट शुरू में प्रोटोटाइप बनाना, शुरू में डेटाबेस का डिज़ाइन बनाना बहुत बहुत ईजी हो जाता है इस पूरे इकोसिस्टम में। तो इस तरीके से हम अपने ये छठे पॉइंट पे बढ़ते हैं और ये समझना जरूरी है कि स्कीमा लेस क्यों है और स्कीमा हमें कहाँ इन्फोर्स करना है, कैसे इन्फोर्स करना है। तो अब हम अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं जो कि हमारा 7वां पॉइंट है और ये 7वां पॉइंट है माइग्रेशन स्क्रिप्ट्स। तो जब भी हम दो तरह की माइग्रेशन स्क्रिप्ट होती हैं, अगर आपने सीक्वल वर्ड में माइग्रेशंस पे काम किया है तो सपोज आप आज यूजर टेबल में 5 कॉलम थे और बाद में एक छठा कॉलम भी ऐड किया गया। तो कई लोगों को तो मैंने देखा है कि वो सीधा डेटाबेस को खोलते हैं, जो भी वो टूल यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर माईसीक्वल यूज़ हो रहा है तो कोई भी डीबी वीवर या पीएचपी माई एडमिन जैसा टूल यूज़ किया और सीधा कॉलम क्रिएट किया और यूज़ करना शुरू कर दिया अपनी स्क्रिप्ट्स में। बट जो एक सही तरीका होता है वो ये कि आप एक अलग से सीक्वल लिखते हैं। तो अगर आप मैं क्योंकि पीएचपी की बात जो सामने आई तो एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। ल्यूमिन एक बहुत फेमस ल्यूमिन माइग्रेशंस। तो ल्यूमिन लारावेल का, ये कह सकते हैं आप, उसका छोटा भाई है, या कहते हैं कॉम्पैक्ट भाई है, जो सिर्फ एपीआई के लिए सो यूजुअली तो ये रिकमेंड किया जाता है और अच्छा मेथड यही है कि आप कोई अच्छा सिस्टम यूज़ करें। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं तो कि टेबल क्रिएट करने के लिए एक स्कीमा क्रिएट, जो एक हमारी स्टैटिक क्लास है, उसको यूज़ किया गया है। और जब ये रन होगी हमारी माइग्रेशन तो ये टेबल हमारी डेटाबेस में क्रिएट करती जाएगी। इसी तरीके से अगर कुछ अपडेट करना है तो ये सारी चीज़ें इसी पर होती हैं। ये सारी चीज़ें, जैसे कि अगर अपडेट आप कर रहे हैं तो आप स्कीमा का टेबल है, अगर आप अब अलग से एक कॉलम उसके अंदर ऐड कर रहे हैं वोट्स का, आप जस्ट इसको ऐड कर दीजिए और ये अपडेट कमांड ही चलाएगा। रीनेम कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं,
तो आप डायरेक्ट डेटाबेस पर जाकर अपने डीडीएल्स नहीं चलाते, आप प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट यूज करते हैं स्कीमा को अपडेट करने के लिए। पर NoSQL तो आप भी सोच रहे होंगे ना कि आखिर मैं इसको क्यों बता रहा हूँ। जब NoSQL वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं और मोंगोडीबी की बात कर रहे हैं जो कि एक स्कीमा लेस डेटाबेस है, तो माइग्रेशन की जरूरत कहाँ पड़ गई। तो माइग्रेशन स्क्रिप्ट्स की इन सेंस डीडीएल, क्योंकि स्कीमा नहीं है तो उसको तो मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट फिर भी डेवलपमेंट टू प्रोडक्शन में जाना हो सकता है, डेटा को माइग्रेट करना हो सकता है फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर सोर्स। उस तरह की स्क्रिप्ट और उस तरह की चीज़ें हमें रेगुलर करनी होती है। तो इट्स मोर अबाउट, जब हम माइग्रेशन स्क्रिप्ट्स की बात करते हैं मोंगोडीबी डेटाबेस के, yeah, so there is a question in the chat box. Okay. Hmm. Yeah, there are some tools और some libraries जिनके जरिए हम ये जो डेटाबेस का डेवलपमेंट टू प्रोडक्शन माइग्रेशन होता है बहुत इजीली कर सकते हैं। आपको ये लाइब्रेरीज या ये Node.js के पैकेज आराम से मिल जाएंगे। यहाँ पे जो आप मेरे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं उसका में भी कुछ एग्जाम्पल एटलस के थ्रू इन्होंने बताए हैं, जहाँ पे आप कैसे माइग्रेट कर सकते हैं या कैसे आप अपना डेटा, सैंपल डाटा को या एक्चुअल डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। ये सारे हमारे मेथड अवेलेबल हैं। मैं जस्ट अगर आपको देखें तो कुछ npm पैकेज, मैं आप ही के क्वेश्चंस को आंसर करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि npm MongoDB माइग्रेशन, तो यू कैन सी कि हमारे पास ऑलरेडी एक MongoDB का मोंगो करके एक पैकेज है जिसको आप यूज कर सकते हैं। ये MongoDB माइग्रेशन है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ टूलिंग, लॉट्स ऑफ क्लासेस विच आर ऑलरेडी अवेलेबल। थैंक यू। ये क्वेश्चन बताता है कि आप रियल में प्रोडक्शन में इसको MongoDB को यूज कर रहे हैं और आप सच में इन चैलेंजेस से गुजरे होंगे। तो यस, हमें एग्जिस्टिंग टूलिंग काफ़ी अवेलेबल है। कुछ केसेस में आपको अपने कुछ खुद के टूल बनाने पड़ सकते हैं। अगर बहुत स्पेसिफिक, लाइक आप कोई कॉलम था जो कुछ कैलकुलेशंस पर बनता था, कोई की थी जो कुछ कैलकुलेशंस पे बनती थी और वो कैलकुलेशंस आपकी रन टाइम पर होती थी और वो रन टाइम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देती थी। तो हो सकता है कोई स्पेसिफिक यूज केस ऐसा आ जाए जिसमें आपको स्क्रिप्टिंग अपनी खुद करनी पड़ जाए। कई बार अनोनिमाइज, जो सबसे बड़ा एक मेजर मैंने यूज देखा है कि जब हम एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में होते हैं, तो क्योंकि डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का डेटाबेस एक्सेस सभी के पास होता है, तो अगर हम यूजुअली ये किया जाता है कि प्रोडक्शन की एक कॉपी वापस, अगर बीच में प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है तो प्रोडक्शन की एक कॉपी डेवलपमेंट पर दी जाती है और फिर डेवलपमेंट टीम उसको लेटेस्ट मानकर अपना काम शुरू कर देती है। इससे हम काफ़ी हद तक की डेवलपमेंट की प्रॉब्लम को बचा पाते हैं। लेकिन एक जो मेजर चैलेंज इस तरह के यूज केस में आ जाता है वो ये कि लाइक यूजर टेबल है, तो यूजर के अंदर उसके फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस हमारे पड़े हुए हैं और इस केस में ये एक सिंपल माइग्रेशन नहीं हो सकता। अगर मैं सारे का सारा डेटा ऐसे ही दे दूंगा तो हो सकता है मेरी ईमेल फायरिंग स्क्रिप्ट्स मेरे सभी प्रोडक्शन यूजर को ईमेल भेज दे, या मेरा जो डेटा है PII जो पब्लिकली या आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन है, जो प्राइवेट पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन है, वो मेरी लीक हो सकती है। तो इस केस में मुझे अनोनिमाइज करना पड़ जाता है कुछ डेटा। इस तरह के यूज केसेस के लिए हम हमेशा कुछ ना कुछ कस्टमाइजेशन करना होता है हमें स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे। सो आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। या, सो नाउ आई कैन मूव टू माय 8th पॉइंट एंड दैट इज स्कीमा ऑन रीड। तो ये हमने ऑलरेडी टच किया था कि किस तरीके से जो
मुझे आपसे तो हम इस पेज पर थे। तो माइग्रेशन स्क्रिप्ट की हम बात कर रहे थे। नाउ लेट्स मूव टू स्कीमा ऑन रीड। तो जितने भी हम ये डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, लिखते वक्त तो हमारे पास कोई मेजर रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, क्योंकि उस वक्त हमें डेटा रिकॉर्ड कर लेना है। पर हो सकता है अपनी एप्लीकेशन के यूज केसेस के लिए हमेशा एक अलग तरह का हमें फॉर्मेट चाहिए कि ओके, मुझे मेरी एक एपीआई है जो जस्ट लेटेस्ट 3 बुक्स के बारे में बताएगी, जो फेवरेट बुक है मेरे यूजर की। तो एक खास फॉर्मेट होगा। तो हमेशा एक स्कीमा ऑन रीड का कॉन्सेप्ट है नोस्क्यूएल के अंदर, कि जैसी एप्लीकेशन है उसी तरह का हम रीड करते वक्त, एक डेटा पाइपलाइन बनाते वक्त, डेटा को फिल्टर करते वक्त मोस्टली इंडेक्सिंग का यूज करके हम इनको बनाते हैं, इंडेक्स कॉलम बनाते हैं और उन इंडेक्स कॉलम को रीड करते हैं और फिर अपना डेटा हम फैच करना वहाँ से शुरू कर देते हैं। तो जो एक डिज़ाइन पैटर्न में आपको बहुत अच्छे से याद रखने की ज़रूरत है, आपके पास एक बहुत एडवांटेज अवेलेबल है कि आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन के लिए डिफरेंट स्कीमा प्लान कर सकते हैं, अपनी वेब के लिए डिफरेंट स्कीमा प्लान कर सकते हैं, अपनी रेस्ट एपीआई के लिए डिफरेंट स्कीमा प्लान कर सकते हैं। ऑल दो आपका जो अंडरलाइन डेटा है वो अभी सेम है। जस्ट आप जो रीड के वक्त, तो इसमें एक प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट होता है। जैसे सीक्वल वर्ड में सेलेक्ट का कॉन्सेप्ट होता है ना, कि सेलेक्ट के बाद आप कॉलम सेलेक्ट करते हैं अपनी टेबल या टेबल्स से, ऐसे ही इसमें आप पूरी पाइपलाइन बना सकते हैं। आप कौन से कॉलम्स को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, कौन से कॉलम्स को रिजेक्ट करना चाहते हैं, वो आप अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर डिफाइन कर देते हैं। हो सकता है आपके डॉक्यूमेंट में 50 वेरिएबल हों, 50 कीज हों, लेकिन आप सिर्फ 5 को रिटर्न करना चाहते हैं स्पेसिफिकली फॉर दैट एप्लीकेशन, तो दैट यू कैन डू, जिसे हम स्कीमा ऑन रीड बोलते हैं। तो यहाँ पर इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। जो 9 आइटम या 9th आइटम में हाईलाइट करना चाहता हूँ, दैट इज, जस्ट गिव मी 1 sec, दैट इज ESR। अभी मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म से लॉन्ग फॉर्म पर आता हूं। आपको याद रखने की जरूरत है कि आखिर ये ESR होता क्या है। तो ESR की जो फुल फॉर्म है वो है इक्वालिटी, सॉर्ट एंड रेंज रूल। तो जब भी हम किसी इंडेक्स को यूज कर रहे हैं, हमें फोकस करना है अपनी परफॉर्मेंस के लिए इस रूल पर, कि सबसे पहले इक्वल कंडीशंस लगानी है, फिर सॉर्टिंग करनी है, फिर रेंज फाइंड करनी है। इस रूल को थोड़ा डिटेल में आप इस पेज पर जाकर और समझ सकते हैं। मैं ज़्यादा टाइम इस पर नहीं दे सकता क्योंकि थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है। जो लोग परफॉर्मेंस इश्यूज को फेस कर रहे हैं उनके लिए लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मे भी परफॉर्मेंस पर हम कोई सेपरेट सेशन कभी कर सकते हैं, उस वक्त हम पूरा टाइम इसी पर दे सकते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। लेकिन आपको इस रूल को समझना, अगर आप समझ जाते हैं कि आखिर ये क्यों इम्पोर्टेंट है, तो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। आप जस्ट प्लीज गो थ्रू इट। और ये इसकी इम्पोर्टेंस, इसके इम्प्लीकेशंस, और ख़ास तौर से क्योंकि हमारा स्कीमा ऑन रीड है, तो उस वक्त ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर हम अपना स्कीमा ऑन रीड एक स्पेसिफिक कंटेक्स्ट के लिए बदल रहे हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा सा जो बिल्कुल नए लोग हैं मोंगोडीबी वर्ड के लिए, यहाँ तक आते आते थोड़ा सा टफ हो सकता है। कुछ कीवर्ड हो सकते हैं जो शायद सर के ऊपर से गुजर रहे हैं। हिंदी का यही फ़ायदा है कि हम ना बहुत क्रूड लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, और कई बार ये क्रूड लैंग्वेज थोड़ी असभ्य हो सकती है। ओके, तो सर पे गुजरना असभ्य नहीं है मेरी नज़र में, तो कम से कम, विच इज़ फाइन। क्योंकि अगर शुरू में कोई पहली बार आप चीज़ टच कर रहे हैं तो वो दिल में तो शायद ना उतरे, सर पर ही गुजरेगी, सर पर ही थोड़ा भारीपन लाएगी। बट दैट्स ओके। अगर शुरुआत है आपकी और आप पहली बार ये कीवर्ड सुन रहे हैं, आप इसको जस्ट, सॉरी अबाउट दैट। तो ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ESR प्लान बनाना अच्छे से सीख जाएं।
और जो 10वां पॉइंट है, जस्ट गिव मी वन सेक जी, जो 10वां पॉइंट है वो है शार्डिंग का। तो ESR प्लान के बाद जो 10वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है परफॉर्मेंस के लिए खास तौर से, वो है शार्डिंग। और शार्डिंग तो फिर भी कुछ हद तक इजी लगता है कि यार जस्ट बोलना ही तो है कितने शार्ड क्रिएट करने हैं, किस वैल्यूज पे शार्ड क्रिएट करने हैं। बट मेन प्रॉब्लम जब आती है जब हॉट शार्ड्स क्रिएट आपके सिस्टम में जनरेट हो जाते हैं। हॉट शार्ड्स क्या होते हैं? सपोज आपने शार्डिंग की कि कोई एक स्पेसिफिक हर मंथ का डेटा अलग अलग शार्ड्स में जाएगा। तो एक जो शार्ड है वो एक मंथ का डेटा को रखेगा। एंड ड्यू टू एनी रीजन, सपोज ये आप सोशल मीडिया की कोई वेबसाइट हैंडल कर रहे हैं, कोई एक जो ट्वीट है या एक पोस्ट है अचानक से वायरल हो गई, एंड नाउ एवरीबडी इज जस्ट रीडिंग अबाउट इट। तो आपका रीड के लेवल पर एक हॉट शार्ड क्रिएट हो गया कि हर कोई उसी शार्ड को एक्सेस कर रहा है। तो जो आप यूजुअली हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कर रहे हैं कि शार्डिंग अलग अलग कर कर हम, तो शार्डिंग किस की पर आपने बनाई और किस वजह से दूसरी चीज़ पॉपुलर हो गई, तो हो सकता है आपकी जो शार्डिंग प्लानिंग थी वो गड़बड़ हो गई। थैंकफुली इन द लेटेस्ट वर्जन्स ऑफ मोंगोडीबी आप लाइव शार्डिंग कर सकते हैं। पहले शार्डिंग में काफ़ी चैलेंजेस होते थे, अगर आपने एक बार शार्डिंग कर ली तो उसको चेंज करना इम्पॉसिबल नहीं तो डिफ़िकल्ट ज़रूर हो जाता था। थैंकफुली अब लाइव शार्डिंग अवेलेबल होती है, बट याद रखिए लाइव शार्डिंग कहना आसान है, जब आप पीछे बैकग्राउंड पे काम कर रहे होते हैं तो फिर भी डेटा के साथ ही काम कर रहे हैं। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप अपने शार्ड्स बहुत बेटर तरीके से प्लान करें। जैसे कि अगर तो आपने अभी जब हम एम्बेड और रेफरेंस की बात कर रहे थे, तो हो सकता है कुछ यूजर्स के ट्विटर का अगर हम एग्जांपल दें लें, और अगर ट्विटर इसको मोंगोडीबी में बनाने लगे, मोंगोडीबी में स्ट्रक्चर्स को रखने लगे अपना, तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि एक यूज़र है और उसके फॉलोअर्स और उसके फॉलोइंग दोनों एम्बेड फॉर्मेट में हम वहाँ पर स्टोर कर रहे हैं सेम ऑब्जेक्ट के अंदर। तो हो सकता है एक यूजर तो ऐसा हो जिसके जस्ट 5 फॉलोवर हैं और 5 ही लोगों को या 10 लोगों को वो फॉलो करता है, तो बड़ा आसान है। बट सोचिए अगर किसी के 10 मिलियन फॉलोवर हैं, तो एम्बेड जैसा टूल तो कभी काम नहीं आएगा। और अगर ऐसा किया हुआ है उन्होंने और यहाँ पे एक स्पेशल शार्ड में वो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था, अचानक से उसने ट्वीट किया और सारे के सारे 10 मिलियन में से, सारे नहीं चलिए 50% कह लेते हैं, 5 मिलियन यूजर्स एकदम उसकी ट्वीट को देखने के आ गए, तो जो एक अकेला शार्ड है हमारा जहाँ पे उस यूजर का वो डॉक्यूमेंट स्टोर है, वो तो हॉट हो जाएगा। इसे ही हम कहते हैं हॉट शार्ड्स। तो हॉट शार्ड्स दो तरीके से होते हैं, एक तो हो सकता है लिखते वक्त हॉट शार्ड्स हो जाए अचानक से, जैसे हमने हो सकता है शार्डिंग डे पर कर रखी हो और उस दिन अचानक से कोई चीज़ पॉपुलर हो गई और सारे लोग उसके बारे में बात करने आ गए, तो डे तो आपका पूरा हॉट शार्ट्स बन जाएगा, बाकी दिन पे आपका कोई प्रेशर नहीं है। वेल यूजुअली डे इज़ ए वेरी बैड एग्जाम्पल शार्ट बनाने के लिए, खासतौर से सोशल मीडिया टाइप की वेबसाइट पर यूजुअली दूसरे कैंडिडेट होते हैं इन मामले में। या ओके, so I'll try to answer your question in a bit. We are just in the end, and in the last we will take some questions. Yeah, thank you. I'll come back to you. ओके, तो होट शार्ट्स एक तो राइट के वक्त बनते हैं और एक रीड के वक्त बन सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, रीड के वक्त बन रहे हैं तो जो हम स्कीमा हमने अपना चेंज किया है, जो स्कीमा ऑन रीड का कॉन्सेप्ट में, हो सकता है उस वक्त हमें वहाँ पर कुछ चेंज करना पड़ जाए। अगर राइट के वक्त है तो अपनी शार्डिंग हमें हो सकता है बदलनी पड़ जाए। और ये भी देखना है कि अभी कुछ पॉपुलर हुआ था उसकी वजह से हमने पूरे शार्ट्स बदल दिए, बट कल को कुछ सिचुएशन कुछ और हो गई, तो ये डिसीजन बहुत स्पेसिफिकली कंटेक्चुअल डिसीजन है। जो इनके लिए कोई एक रामबाण अवेलेबल नहीं होता, कोई सिल्वर बुलेट अवेलेबल नहीं होती है, ये आपको सिचुएशन के हिसाब से ही देखने होते हैं जी। तो हॉट शार्ट्स आपको अच्छे से समझने बहुत ज़रूरी हैं। और
एक अच्छा सा डॉक्यूमेंटेशन है जो मैं रेफर करूँगा आपको। हाँ, तो ये ट्रिबल शूटिंग भी है इसमें कि मोस्टली जो है कि जंबो चंक्स या अनइवन लोड डिस्ट्रीब्यूशन है या डिक्रीज क्वेरी परफॉर्मेंस ओवर द टाइम है, ये सब चीज़ें हमें समझनी चाहिए। और इन इफ अगर आप इन चीज़ों को समझ लेंगे तो आपकी सिचुएशन बहुत बेटर हो जाएगी। या दैट्स ऑल, लेट्स टेक 5 सेकंड ब्रेक। जी, तो अब मैं क्वेश्चंस पे देख लेता हूँ। तो ओके, हाँ कुछ ओके, तो कैन वी यूज सम पैकेजेस टू इन्फोर्स द सीक्वल काइंड restriction on MongoDB? Short answer is yes. Long answer is I don't think you should be doing it. अगर अगर आपको सब कुछ सीक्वल के तरीके से ही करना है तो आप नो सीक्वल पे आ क्यों रहे हैं? इस नए वर्ल्ड में जब सीक्वल के अंदर भी जेसन की सपोर्ट अवेलेबल है, अगर सिर्फ जेसन डॉक्यूमेंट को ही रखना आपका मकसद था, तो आप माई सीक्वल और पीजी सीक्वल में भी कर सकते हैं और इवन दूसरे डेटाबेसेस के अंदर भी कर सकते हैं। आप सबसे पहले तो ये सोचिए कि आप मोंगो डीबी के साथ आ क्यों रहे हैं। और ये मैंने काफ़ी हद तक चैलेंज देखा है कि एक टॉप लेवल से डिसीजन आया कि हम मोंगो डीबी यूज़ करेंगे, और जो डेवलपमेंट टीम थी वो सीक्वल ओरिएंटेड टीम थी, उन्होंने हमेशा सीक्वल में काम किया था, पहली बार मोंगोडीबी में काम कर रहे थे, और अचानक से उन्हें मोंगूज जैसी कुछ क्लासेस मिली, कुछ लाइब्रेरीज मिली, और वो सब कुछ बहुत स्ट्रिक्ट मैनर में करते चले गए। बाद में पता लगता है कि यार जब भी कुछ एक नया कॉलम ऐड करना है तो पूरा कोड बदलना पड़ रहा है, सभी क्लासेस अपडेट करनी पड़ रही हैं जाकर, तो पर्पस ही डिफीट हो गया। तो हाँ ठीक है, अगर आप जानते हो कि आप क्या कर रहे हो, नो टेक्निकली, मतलब अगर आप वही पार्ट पे बहुत क्लियर हो कि आप ये चीज़ सीक्वल को क्यों कर रहे हो, तो ठीक है। अगर सिर्फ अपने डेवलपमेंट एफर्ट बचाने के लिए आप कर रहे हो तो आपका रॉन्ग डिसीजन है। अगर आपका डिज़ाइन, आपका सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, आपकी सॉल्यूशन आर्किटेक्चर का जो प्लानिंग है उसका ये हिस्सा है कि सीक्वल यूज होना चाहिए, सीक्वल से हमें ये बेनिफिट मिलेगा सीक्वल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यूज करने से, देन इट्स ओके। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपकी एप्लीकेशन इस डिमांड को करती है कि यार सीक्वल जैसा हमें चीज़ें चाहिए, तो ठीक है। सिर्फ अपने डेवलपमेंट एफर्ट बचाने के लिए आप इस काम को मत कीजिए, क्योंकि आपके डेवलपमेंट एफर्ट शायद सिर्फ छोटी सी आपकी लर्निंग शॉर्टेज है, या हो सकता है 2 या 4 घंटे आपके एक्स्ट्रा लगें, बट उनका इम्पैक्ट पूरे प्रोजेक्ट पे, परफॉर्मेंस पे या उसकी मेंटेबिलिटी पे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो शॉर्ट आंसर यस, यू कैन यूज। बल्कि अगर मैं कहूँ तो मंगूज काफ़ी अच्छा पॉपुलर npm पैकेज है इसके अंदर, जो नोड जेएस पे मिलता है। बाकी जो भी आप डेटाबेस आप यूज़ कर रहे हैं, सॉरी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर कोई ना कोई लाइब्रेरी आपको ज़रूर मिल जाएगी। कुछ लोगों को एक चीज़ मैंने देखी है कि वो सीक्वल से काफ़ी फैमिलियर होते हैं, तो चाहते हैं कि ये फाइंड वन और इस तरह से मैं कमांड ना लिखूं, मुझे तो जस्ट वही सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम दिस दैट, वो स्ट्रक्चर आप दे दीजिए। तो हाँ, इस तरह के टूल्स भी कुछ अवेलेबल हैं जो आपसे क्वेरी लेंगे और उस क्वेरी को इन द बैकग्राउंड रीराइट करेंगे मोंगो डीबी के फॉर्मेट में, और आपको रिजल्ट बिल्कुल वैसे ही दे देंगे जैसे आप सीक्वल में देते हैं। तो आप उनको यूज कर सकते हैं। मोंगूज एक काफी अच्छा पॉपुलर टूल है इसके मामले में, आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। हाँ जी, तो दूसरा क्वेश्चन है। या दैट इज आल्सो पॉसिबल। सो द क्वेश्चन, क्योंकि मेरे ख्याल से बाकी लोगों को चैट नहीं दिखती है, ये 1-to-1 पर है। तो क्वेश्चन है कि क्या हम, तो यूजुअली क्या होता है ना, माइग्रेशन जब हम बात करते हैं मोंगोडीबी, तो ये होता है कि शायद कोई ऑलरेडी सीक्वल डेटाबेस रहा होगा जिसको हम मोंगोडीबी में माइग्रेट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि क्या मोंगोडीबी को सीक्वल में माइग्रेट कर सकते हैं? तो अगेन, पता है आईटी के अंदर
क्या का आंसर तो आमतौर पर यस ही होता है, आमतौर पर यस ही होता है। आप मुझसे कहें कि क्या मैं MD5 से अपना डॉक्यूमेंट वापस कर सकता हूं, तो उसका तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो वन वे हैशिंग है, इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन नहीं है। बट मोंगोडीबी के केस में अगर हम बात करें तो हाँ, ये पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा टफ होता है। टफ इन द सेंस, क्योंकि देखिए जब आप स्ट्रक्चर से नॉन स्ट्रक्चर्ड में आ रहे हैं ना, तो आप उस स्ट्रक्चर को एज इट इज कॉपी कर दीजिए अपने नॉन स्ट्रक्चर में एंड इट विल बी कॉम्पिटेबल, क्योंकि आपको कोई स्ट्रक्चर की डिमांड नहीं है। लेकिन अगर आप नॉन स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस से स्ट्रक्चर्ड में जा रहे हैं, तो देन आपकी कहानी बड़ी लंबी होने वाली है। आपको सबसे पहले तो वो डॉक्यूमेंट फाइंड करना पड़ेगा जो रिप्रेजेंट करता हो सभी डॉक्यूमेंट्स की कीज को। की वैल्यू ना होना ठीक है, सीक्वल के अंदर हम नल वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, बट कोई एक्स्ट्रा की हो जाना ऑन द फ्लाई, वो टफ हो जाता है, क्योंकि आपको जो स्कीमा है वो शुरू में ही बनाना है। आप इवन टेक्निकली आप कर सकते हैं कि आप 5 दिन के बाद फिर से कॉलम बदलें, 6 दिन के बाद फिर से कॉलम बदलें, लेकिन जो प्रैक्टिकली जिन्होंने सीक्वल डेटाबेसेस पे काम किया है उन्हें पता है कि अगर ऑलरेडी 1 मिलियन रो हैं एक टेबल के अंदर, उसके अंदर एक नया कॉलम ऐड करना कितना रिसोर्स हंग्री हो सकता है। तो short answer is yes, you can go back to SQL from the MongoDB, but अगर ये एग्जिस्टिंग डेटाबेस है और आपके पास बहुत सारे अनस्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, देन इट्स गोइंग टू बी रियली टफ टू डू। So I think it's already a good amount of time that we have spent today. If you have any other questions, please feel free to drop me an email on my email zarif@zarif.com, and I'll try to revert back to you. एक तो ये बड़ा दिक्कत हो जाती है कि हमने वादा किया था, सोचा था कि हम हिंदी में ही करेंगे, बट आई ओके, मैं समझ सकता हूँ कि बहुत सारा जो पोर्शन है सेशन का, अभी भी कुछ ना कुछ इंग्लिश के सेंटेंस यूज हो गए होंगे। दैट्स ओके, तो हम इसको हिंदी या इंग्लिश का सेशन नहीं, शायद इंग्लिश जो शायद एक नई लैंग्वेज बनेगी हम इंडियंस के लिए आने वाले टाइम में, उसमें ये सेशन हुआ है हमारा, हम ऐसा कह सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक्स ऑल।